नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एजुकेशन क्लासेस नेठाणा में। जैसे कि आज का हमारा पॉइंट रहेगा, भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा जाता है और किस प्रकार से उनका विवरण हुआ है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत के भौतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से तो हमने बांटा है 6 भागों में। भारत के भौतिक प्रदेश, जैसे ये अपना मैप है इंडिया का, इस प्रकार से। जैसे सपोज कीजिए कि जैसे आपने सुना भी होगा कि नदियां कहाँ से निकलती है, पर्वतों से निकल करके आती है। तो पर्वतों से निकल करके वो आती है जिस क्षेत्र की ओर, अपना निक्षेप जमा करती है और साथ जमा करती है, वहां पर मैदानों का निर्माण करती है और उसके बाद कुछ पठारी प्रदेश आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो भारत देश को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है भौतिक प्रदेश में। सबसे पहले जो ऊपर का जो श्रेणी आती है उसे कहते हैं हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, यानी ये जो श्रेणी है वो हिमालय की श्रेणी है जो पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत हुई है। उसके बाद नदियां अपने साथ पानी लेकर के आती है और पानी के साथ बहुत सारे अवसाद लेकर के आती है और एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर वो निक्षेप कर देती है, जमा देती है। तो इन क्षेत्र, इनसे जो मिल बनता है क्षेत्र, उसे कहते हैं हम उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान, ये हो गया अपना दूसरा पार्ट। जिन क्षेत्र में ये पानी नहीं पहुंचता है वहां पर कुछ बलुई मिट्टी के अवशेष मिलते हैं, बलुई मिट्टी मिलती है, उसको हमने बांट दिया थार का मरुस्थल। ये हो गया अपना भाग थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल ये ऊपर का भाग। इसके बाद में ये जो क्षेत्र आता है ये है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, पठार। इसके बाद में जो ये आता है समुद्री इलाके की ओर, भारत की जो भूमि पड़ती है उसको हम पढ़ते हैं तटीय क्षेत्र में, उसको पढ़ते हैं हम तटीय क्षेत्र में। इसके अलावा जो भारत के आसपास बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप पाए जाते हैं और इधर जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप जो मिलते हैं उनको पढ़ते हैं हम द्वीप समूह के अंदर। ये हमारी भूमि द्वीप समूह के अंदर। तो अब हम जो जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं कि उत्तर का पर्वतीय मैदान, पर्वतीय भाग, उसको कितने भागों में बांटा जाता है और क्या कुछ विशेषताएं उसमें मिलती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो होने के बाद तो आप कमेंट में बता भी सकते हो, पूछ भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल नहीं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे पहले। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो सबसे ज्यादा जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। इनको कितने भागों में बांटा जाता है, तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो हो गया उचावच की दृष्टि से, एक तो हो गया उचावच की दृष्टि से, और दूसरा हो गया प्रादेशिक दृष्टि से। प्रादेशिक दृष्टि से, उचावच की दृष्टि से और प्रादेशिक दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है। तो किस प्रकार से उचावच की दृष्टि से हमने बांट दिया इसको, एक तो हो गया इसका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय पहला भाग जो हो गया वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब है कि ऐसा हिमालय जो हमारा महान हिमालय उससे बनने से पहले जिस जो हिमालय बन चुका था, जो पहाड़ियां बन चुकी थी, उसको दिया गया है नाम ट्रांस हिमालय। दूसरा पढ़ते हैं हम हिमालय के बारे में, हिमालय के बारे में। और तीसरा पढ़ते हैं हम म्यांमार जो देश है उस इलाके से लगती जो पहाड़ियां हैं वो है अपनी कौन सी, पूर्वी पहाड़ियां, पूर्वी पहाड़ियां। तो ट्रांस हिमालय, जिन हिमालय की, ट्रांस का मतलब होता है पार, यानी जैसे अब मैं खड़ा हूं और मेरे जो पीछे है, जैसे मेरी कमर आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो वो आपके लिए होगी ट्रांस। तो इसी प्रकार से जो महान हिमालय है अपने उत्तर भारत की ओर, उसके आगे जिन पहाड़ियों का निर्माण पहले से हो चुका था तो उनका नाम है ट्रांस हिमालय। उसके बाद हिमालय, हिमालय को हमने 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहले आता है हिमाद्री, हिमाद्री जिसे हम कहते हैं आंतरिक हिमालय, जिसे हम कहते हैं मुख्य हिमालय या हिमालय। उसके बाद दूसरा जो पार्ट पढ़ते हैं हम उसे कहते हैं हम लघु हिमालय, लघु हिमालय जिसे हम मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय जिसे हम कहते हैं शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां, इसको हमने 3 पार्टों में बांटा है। अब बात करते हैं कि प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार से होता है, कि जिस एक
भूगोलवेत्ता थे सिडनी बुराड़, सिडनी बुराड़, सिडनी बुराड़। इन्होंने नदियों को लेकर के इन प्रदेश, हिमालय प्रदेश को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। किस प्रकार से, जैसे उत्तर का अपना ये क्षेत्र हो गया, उत्तर भारत में ये जो क्षेत्र है उत्तर भारत का, इस प्रकार से उसने बांटा है कि सबसे पहले ऊपर की ओर जो सिंधु नदी जाती है, सिंधु नदी जो अपने भारत में लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है और उसके बाद में ये पाकिस्तान में चली जाती है और कराची में ये अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। जिस इसके बाद एक आती है सतलुज नदी, सतलुज नदी। तो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो पर्वत बांटा है इन्होंने पश्चिम से पूर्व की ओर। देखो इनका जो विभाजन हो रहा है उचावच की दृष्टि से ये तो हो रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर। इसके अलावा जो प्रादेशिक हम विभाजन कर रहे हैं नदियों के आधार पर, ये हो रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर। किस प्रकार से, देखो आप कि सिंधु और सतलुज नदी के बीच के जो पर्वत है उसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय, उसको कहते हैं हम पंजाब। दूसरा नाम है इसका कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। उसके बाद सतलुज और काली नदी, काली नदी जिसे शारदा नदी भी कहते हैं, तो इनके बीच का जो पर्वतीय क्षेत्र है उनको हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। इसके बाद ये तो होगी तीस्ता नदी, काली नदी। और इसके बाद में जो नदी आती है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के भाग को हम कहते हैं नेपाल का हिमालय, नेपाल का हिमालय। अब तीस्ता नदी के बाद में एक दिहांग नदी है, दिहांग नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का भाग ये कहलाता है अपना असम का हिमालय, असम का हिमालय। तो इस प्रकार से उचावच की दृष्टि से मुख्य रूप से हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, और प्रादेशिक विभाजन में 4 भागों में बांटा जाता है सिडनी बुराड़ के द्वारा। तो अब हम एक एक करके हम पढ़ेंगे कि पहले सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में देखते हैं कि इनका वर्गीकरण किस ओर है, किस क्षेत्रों में है। इसके अलावा जो पढ़ेंगे हम हिमालय के बारे में, तो बारी बारी सब पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय जिसकी उत्पत्ति मान हिमालय से पहले होती है। अगर आपको भारत का नक्शा याद है तो आसानी से आप इसको पढ़ पाओगे, सीख पाओगे। तो सबसे पहले कभी भी आप किसी का भी जीके याद करते हो, राजस्थान का हो चाहे भारत का जीके हो, तो उसमें सबसे पहले आपको मैप आना चाहिए। मैप में जैसे भारत के मैप के अंदर 28 राज्य है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनका हमें ज्ञान होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में कौन सा राज्य स्थित है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय, हिमालय देखिए ट्रांस हिमालय जैसे मैंने पहले बताया कि महान हिमालय की उत्पत्ति से पहले जिस हिमालय का निर्माण हो चुका था, जो छोटी छोटी पहाड़ी थी, उनको कहा गया है ट्रांस। ट्रांस का अर्थ है पार, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये तिब्बतियन पहाड़ी है, तिब्बतियन हिमालय की श्रेणियों में आती है। तो थोड़ा सा ध्यान करना कि ट्रांस हिमालय को हमने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में। किस प्रकार से, जैसे ये पहाड़ी होगी पहली, ये एक पहाड़ी ये होगी, इसके बाद में एक ये पहाड़ी होगी, इसके बाद में एक ये पहाड़ी होगी, और इसके बाद में एक चौथी पहाड़ी ये होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको मैप के अंदर ये बता सकता हूं कि जैसे ये उत्तर का भारत है अपना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र आता है ना, यहाँ पर जैसे नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, इन क्षेत्र में जो ये वर्गीकरण दिया हुआ है ये महान हिमालय का। उससे पहले किस ओर, दक्षिण की ओर ये जो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ मैंने ये ऊपर की ओर लिखी है, ये यहाँ पर इस प्रकार से विस्तृत है। जैसे ये होगी अपनी पहली पहाड़ी, इसके बाद में ये पहाड़ी होगी, फिर ये होगी, और उसके बाद में कैलाश पर्वत की पहाड़ियाँ हो जाती है। तो पहले जो हम पढ़ते हैं पहाड़ी, इस पहाड़ी का नाम है काराकोरम, काराकोरम की पहाड़ियां। ये है लद्दाख की पहाड़ियां, लद्दाख की पहाड़ियां। ये है अपनी जास्कर की पहाड़ियां, जास्कर। मुख्य रूप से ये 3 ही पहाड़ियां अपने भारत क्षेत्र के अंदर है, लेकिन ट्रांस हिमालय के अंदर एक जो चौथी आती है वो कैलाश पर्वत की पहाड़ियां होती है। कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत से आप वाकिफ ही हो। जैसे शिव भोले ने अपनी तपस्या की थी, और ये बताया भी जाता है कि कैलाश पर्वत में भगवान शिव रहा करते थे।
तो ये जो पहाड़ियां हैं कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश की पहाड़ियां, ये कौन सी क्षेत्र में आती है? ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में आती है। तो अब इसके बारे में पूर्ण रूप से, विभिन्न रूप से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं इन पहाड़ियों के अंदर और क्या क्या पढ़ने योग्य हमारा है। तो आप नोट्स भी बना सकते हो इसकी, क्योंकि इसके अलावा शायद ही कोई प्रश्न बनता होगा। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं लद्दाख। सबसे पहले हम देखते हैं काराकोरम की पहाड़ियां। काराकोरम की पहाड़ियां तो उत्तर भारत के अंदर, ये देखो सबसे पहले कि उत्तर भारत के अंदर जो क्षेत्र है वो बर्फीला क्षेत्र है। बर्फीला क्षेत्र है। तो आपने सुना होगा K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, गॉडविन ऑस्टिन। K2 यानी उसका नाम तो है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन यानी इसमें जो पर्वत श्रेणियां है, पहाड़ों की पर्वत श्रेणियां हैं, जिसको बोल दिया K1, K2, K3, इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया। तो जिसमें सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? K2 की, जिसकी लंबाई, ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर की ऊंचाई है। 8611 मीटर की इसमें ऊंचाई है। मुख्य मुख्य बातें मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद में इसका पूरा विवरण करेंगे कि K2 गॉडविन ऑस्टिन चोटी है वो किस श्रेणी में आती है? वो आती है काराकोरम श्रेणी के अंदर। उसके बाद हम लद्दाख की देखते हैं। तो लद्दाख के अंदर एक क्षेत्र है, इसकी राजधानी है लेह। इसकी राजधानी है कौन सी? लेह, जो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। दूसरी बात, इनका एक क्षेत्र और भी है द्रास, जिसको कहा जाता है द्रास क्षेत्र। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है। अब कारण क्या है कि लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र को, इस पूर्वी क्षेत्र को कहा जाता है बर्फीला रेगिस्तान। बर्फीला रेगिस्तान। अब क्यों कहा जाता है? जैसे इसमें पहले ये बता दिया कि लेह के अंदर सबसे कम वर्षा होती है। वर्षा कम होने के भी बावजूद लद्दाख का पूर्वी क्षेत्र है वो बर्फीला रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे कारण है कि जैसे भारत का मैप आपके दिमाग में चल रहा होगा शायद तक, तो ये भारत का मैप है। तो यहाँ पर जो ये श्रेणी है लद्दाख की श्रेणी, ये लद्दाख की श्रेणी। साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती है, साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती है वो महान हिमालय से टकरा करके वापस जाती है, और वापस जाते समय यहाँ पर बर्फ की वर्षा करती है, बर्फबारी करती है। तो इस कारण ये बर्फीला रेगिस्तान हो जाता है। दूसरी ओर क्या क्या पढ़ते हैं कि अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं आती है, तो वो मानसूनी हवाएं आने के बाद ये हिमालय से टकरा करके वापस चली जाती है, यानी हिमालय को पार न कर करके वो वापस चली जाती है। तो इस कारण यहाँ पर बरसात कम होती है, लेकिन साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण यहाँ पर बर्फबारी होती है। तो इसलिए इसे कहा जाता है बर्फीला रेगिस्तान। बर्फीला रेगिस्तान। इसके अलावा काराकोरम और लद्दाख, इन दो श्रेणियों के बीच में से एक नदी है, नदी बहती है, उसको कहा जाता है श्योक नदी। उसे कहा जाता है श्योक नदी। आगे जब हम पढ़ते हैं कि लद्दाख जो बर्फीला क्षेत्र भी है यहाँ पर, और सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी है, और ये द्रास क्षेत्र है जो सबसे ठंडा स्थान है। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में जो नदी बहती है उसे कहते हैं हम सिंधु नदी। सिंधु नदी। अब गौर करने वाली बात है कि लद्दाख और जास्कर श्रेणियों को अलग तो सिंधु नदी करती है। प्रश्न ये भी आ जाता है कि लद्दाख के दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। उसके बाद जास्कर। अब जास्कर में एक जोजिला दरा है। जास्कर में एक जोजिला दरा, जोजिला दरा। तो जोजिला दरा है वो क्या है? श्रीनगर, किसकी राजधानी है ये? जम्मू कश्मीर की। श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ती है। श्रीनगर और लेह को, श्रीनगर व लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और लद्दाख की राजधानी है लेह। इन दोनों का मिलाने का काम जो करता है वो जोजिला दरा करता है। ठीक है ना, समझ में आई बात? आगे देखो आप, काराकोरम के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। पानी को नहीं हो रहा। काराकोरम श्रेणी जो अपना है ट्रांस हिमालय की जो प्रथम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। ये काराकोरम श्रेणी है ट्रांस हिमालय की। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मैं मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपना एक तो पॉइंट आता है कि भारत का
उत्तरी जो अपना लास्ट है बिंदु वो कौन सा है, इंद्राकोल। इंद्राकोल, कोल का अर्थ होता है दरा, कोल का अर्थ होता है दरा, जबकि इंदिरा पॉइंट अपने भारत का दक्षिणतम मुख्य बिंदु है। अगर स्थलीय भाग की बात करें कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो तो है कन्याकुमारी। अगर पूरी भारत की भूमि को लेकर के चले तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अब चलते हैं हम कराकोरम की पहाड़ी के ऊपर। तो देखिए आप पहले तो आप कि कराकोरम की मैंने पहले आपको बताया कि K2 जिसे कहते हैं हम गोडविन ऑस्टिन, जिसे कहा जाता है गोडविन ऑस्टिन, ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, यानी ऊंचाई सदैव मीटर में आती है, क्षेत्रफल सदैव वर्ग किलोमीटर में आता है, और लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो वो किसमें हम किलोमीटर में कर सकते हैं। तो अब देखियो आप सबसे पहले तो एक तो इसके अंदर गोडविन ऑस्टिन एक ऊंची चोटी है। दूसरी बात क्या होती है कि जब अपना भारत देश आजाद हुआ था तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा रजवाड़ा था, ऐसी रियासत थी जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, उन्होंने अपने क्षेत्र को अलग बनाए रखा था। तो इस बात का फायदा उठाया था पाकिस्तान ने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए, इस उपले जो अपने पहाड़ी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर वाले, इस और अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। तो उस समय जो शासक थे राम सिंह, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से सहायता मांगी थी और उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये जो मामला था ये यूएनओ में चला गया, जो मतलब सभी देशों का जो अपना न्याय करता है वो यूएनओ करता है, तो उसके पास चला गया। तो उन्होंने एक भारत और पाकिस्तान के बीच में एक LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये रेखा बना दी कि जहां तक जो पाकिस्तानी सेना आ चुकी है वो वहीं तक रहे, उससे आगे मत बढ़े। तो LOC बनाने के बाद जो K2 की चोटी है वो किसके अंतर्गत चली गई, वो पाकिस्तान के अंतर्गत चली गई, ठीक है ना। LOC रेखा, ये रेखा है अपने भारत और पाकिस्तान के बीच में। LAC रेखा, इसके विपरीत LAC रेखा, ये रेखा अपने भारत और चीन के मध्य। तो बात इसकी चल रही है अपनी LAC। तो LOC बनाने के बाद जो K2 की चोटी है वो पाक अधिकृत हो गई। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर, वाल्डोरा, सियाचिन ग्लेशियर, वाल्डोरा ग्लेशियर, ये कौन सी श्रेणी में मिलते हैं हमें, ये कराकोरम श्रेणियों के अंदर मिलते हैं। सियाचिन आपने सुना होगा कि भारत के सैनिक रहते हैं इस पर, भारत के सैनिक रहते हैं। इसके अलावा क्या है, युद्ध का सबसे ऊंचा स्थान है, ये सबसे ऊंचा स्थल माना जाता है इसको, ग्लेशियर को ऊंचा स्थल। दूसरी बात क्या है कि इन बर्फीले क्षेत्रों में ये एक तो वनस्पति नहीं पाई जाती, वनस्पति बहुत ही कम मिलती है, और दूसरी बात यहाँ पर लोगों का जमावड़ा भी नहीं होता, लोग बहुत कम रहते हैं इसके अंदर। तो इस सियाचिन ग्लेशियर में युद्ध का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि इस कराकोरम श्रेणी में K2 है, तो इस कराकोरम श्रेणी को माना जाता है एशिया का मेरुदंडु, एशिया का मेरुदंडु, यानी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कराकोरम श्रेणी को। इसे कृष्णगिरी या काला पहाड़ भी कहा जाता है, कृष्णगिरी या काला पहाड़ ये भी कहा जाता है। प्रश्न आ भी सकता है इसके अंदर से किस श्रेणी को काला पहाड़ या कृष्णगिरी कहा जाता है, कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है जिसको एशिया का मेरुदंडु या एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए आप एक चीज और है कि जब सियाचिन में बर्फ पिघलती है तो उसका जो पानी आता है वो नुब्रा नदी के अंदर आता है। कौन सी नदी के अंदर आता है, नुब्रा नदी के अंदर आता है, नुब्रा नदी के अंदर। अब नुब्रा नदी के सारे जो घाटी बनी हुई है, जो घाटी बनी है उसी घाटी का प्रयोग करते हुए भारतीय सैनिक हो जाते हैं सियाचिन के अंदर। तो नुब्रा घाटी का शो लेकर के नुब्रा घाटी में से जाते हैं भारतीय सैनिक सियाचिन की ओर। तो कराकोरम श्रेणी के अंदर मुख्य मुख्य बातें यही है कि एक तो गोडविन ऑस्टिन इसके अंदर मिलती है, सबसे ऊंची चोटी है गोडविन ऑस्टिन। और इसके अलावा अगर बात करें कि भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, वो कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है। एशिया का मेरुदंडु कहा जाता है इसको, कृष्णगिरी काला पहाड़ कहा जाता है इसको, सियाचिन वालोड्रा इसके अंदर ग्लेशियर है, बर्फीले क्षेत्र। तो सियाचिन जिसे युद्ध का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। नुब्रा नदी जिसमें यानी सियाचिन के अंदर बर्फ जब पिघलती है तो उसका पानी नुब्रा नदी के अंदर आता है, और नुब्रा नदी के सारे घाटी है नुब्रा घाटी, उसी का सहयोग करते हुए भारतीय सैनिक कहाँ जाते हैं, सियाचिन की ओर जाते हैं। अगली जो बात करते हैं हम लद्दाख क्षेत्र की, लद्दाख क्षेत्र। लद्दाख क्षेत्र के बारे में मैंने वैसे भी आपको पहले बता दिया है। लद्दाख, लद्दाख की श्रेणियां, पहाड़ियां। देखिए अब लद्दाख की पहाड़ियां
ये लद्दाख की पहाड़ियां हैं। अब सबसे पहले जो मुख्य बात आती है कि इसके अंदर एक ऐसी पहाड़ी है, ऐसी चोटी है, माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी एशिया की नहीं पूरे विश्व की तिरव ढाल वाली पहाड़ी है। तिरव ढाल वाली पहाड़ी है, यानी कि कोई ऐसा पर्वतारोही नहीं हुआ जो इस माउंट राकापोसी पर अपना ध्वज लहरा सके। सबसे तिरव ढाल वाली पहाड़ी है माउंट राकापोसी। वो कौन सी श्रेणी में आती है? वो लद्दाख की श्रेणी में आती है। दूसरी बात, इसके अंदर एक लेह क्षेत्र है। कौन सा? लेह क्षेत्र। लेह क्षेत्र जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि लेह क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला, सबसे कम वर्षा वाला, कहने की बात है कि 0 से 0.5 तक यहाँ पर वार्षिक रूप में वर्षा होती है। इसके बाद एक द्रास क्षेत्र है, द्रास क्षेत्र। द्रास क्षेत्र की बात करें तो द्रास सबसे ठंडा स्थान, भारत का सबसे ठंडा स्थान वो कौन सा है? द्रास क्षेत्र है। द्रास क्षेत्र सबसे ठंडा स्थान है। इसके अलावा बात करें, एक झील है जो पाकिस्तान की ओर से लगती है, मैं यहां पर बना देता हूं। ये जो झील है, ये जो क्षेत्र है अपना, ये चीन का क्षेत्र है। भारत की ओर चीन का क्षेत्र है। यहाँ पर लद्दाख की पहाड़ियां और एक यहाँ पर झील है, झील का नाम है पांगोत, ये झील है। तो इस झील के बीचों बीच एक रेखा निकाली गई, उसका नाम दिया था LAC, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। तो इस लाइन के द्वारा इस झील में बंटवारा हो गया। हालांकि ये खारे पानी की झील है, लेकिन इस पर विवाद रहता है भारत और चीन का। LAC इसको विभाजित कर देती है। तो ये लद्दाख की प्रमुख जो श्रेणियां हैं, कि लद्दाख और जास्कर के बीच में जो श्रेणी आती है वो कौन सी श्रेणी है? वो है लद्दाख और जास्कर के बीच के एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इसके अंदर जो बर्फीले क्षेत्र है, 2 कुबड़ वाले ऊंट यहाँ पर मिलते हैं। पेशमीना बकरी को पाला जाता है किस हेतु? ऊन के लिए। हालांकि बकरी को पाला जाता है मांस के लिए, लेकिन यहाँ पर एक पेशमीनो नामक बकरी रहती है, वहां पर पाला जाता है पेशमीनो। इस बकरी को पाला जाता है ऊन प्राप्ति के लिए। और सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अब आगे की हम बात करते हैं जास्कर की श्रेणियां। जास्कर की श्रेणियां, सबसे पहली तो बात यही बनती है कि जास्कर और लद्दाख के मध्य, जास्कर व लद्दाख की पहाड़ियों के मध्य, इन दो श्रेणियों के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। और दूसरी बात है कि लद्दाख और अपने जो कराकोरम पहाड़ी पड़ी थी, उनके बीच में जो नदी बहती है वो श्योक नदी है, और इनके बीच में जो नदी बहती है वो सिंधु नदी है। दूसरी बात क्या होता है कि आपको मेन चीज तो ये याद रखनी है कि जास्कर के अंदर एक जोजिला दरा है। जास्कर में एक जोजिला दरा, जोजिला, ये जोड़ता है, किसको जोड़ता है? श्रीनगर को, लेह से जोड़ने वाला, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला ये दरा है मुख्य रूप से। इस दरे का निर्माण होता है, जोजिला दरा का निर्माण होता है सिंधु नदी के कारण होते हैं। और दूसरी बात है कि हमने लद्दाख के अंदर एक चीज पढ़ी नहीं, लद्दाख में एक बूजी नामक स्थान है, बूजी, वहां पर सबसे गहरा दरा बनता है, गारज बनता है। लद्दाख में एक गारज बनता है 5200 मीटर का, यानी जब नदी ऊपरी भाग से नीचे की ओर आती है तो एक भयंकर बड़ा गार्ज बनाती है बूजी में, लद्दाख श्रेणी में आता है। तो जो जिला दरा बनता है वो भी किस नदी से बनता है? सिंधु नदी से बनता है। तो ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से इतनी है कि सबसे पहले कराकोरम की श्रेणी आती है, उसके बाद लद्दाख की श्रेणी आती है, उसके बाद आती है कौन सी श्रेणी आती है? अपने जास्कर की श्रेणी। और जो कैलाश पर्वत आता है वो तिब्बतियन पठार के अंतर्गत आ जाता है। ट्रांस हिमालय में इसके अलावा कुछ और मेरे हिसाब से तो नहीं बचा है, फिर भी अगर आपके हिसाब से कोई प्रश्न बनता है तो आप कमेंट में कर सकते हो। अगला जो हम पर्वत पढ़ेंगे हिमालय के बारे में वो पढ़ेंगे हम कल। और बने रहिए अपने वीडियो के साथ और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।